नमस्कार साथियों, आज बताएंगे आपको महाराजा विक्रमादित्य की कहानी और इतिहास। महाराजा विक्रमादित्य क्या थे, क्यों विक्रमी संवत रखी, ये सब जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाली है। मित्रों, आप वीडियो को स्किप मत करें। भारत के महान राजाओं की जो कहानी है वो आज आपके लिए लेकर आया हूँ और आप बच्चों के राजनीति में काम आ सकते हैं, राजनीति शास्त्र में काम आ सकते हैं। ये इतिहास राजाओं का पढ़ना और जानना सुनना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहानी कैसी लगी आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मित्रों, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे आपको। धन्यवाद मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। विक्रमादित्य का इतिहास बताएंगे आपको। विक्रमादित्य एक मालवा 57 ईसा पूर्व 19वीं ईस्वी में भारतीय सम्राट थे, जिन्हें विक्रमसेन के नाम से भी जाना जाता है। उनके साम्राज्य की राजधानी थी वो उज्जैन थी। विक्रमादित्य की राज्य की राजधानी उज्जैन मानी गई है। मालवेंद्र शासन अवधि विक्रमादित्य की रही 57 ईसा पूर्व 19 ईस्वी में और राज्याभिषेक हुआ 57 ईसा पूर्व में। पूर्ववर्ती राजा गर्दभीम पहले विक्रमादित्य से पहले राजा थे वो गर्दभीम थे। जीवन संगिनी जो विक्रमादित्य की महारानी थी उनका नाम था मदन मदनलेखा, चंद्रवती, कलिंग सेना, मदन सुंदरी और गुणवती 5 रानियां थी। महाराजा विक्रमादित्य के 5 रानियां थी। मदनलेखा, चंद्रवती, कलिंग सेना, मदन सुंदरी और गुणवती। और विक्रमादित्य जी के पिताजी का नाम था राजा गर्दभीम। धर्म था शैव धर्म। शैव धर्म के राजा थे और पिताजी का नाम था राजा गर्दभीम। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन 57 ईसा पूर्व में शकों को हराने के बाद की थी। शकों कोई शत्रु थे, उनके साथ युद्ध हुआ था विक्रमादित्य जी का, और उनको हराने के बाद अपनी खुशी में उन्होंने विक्रमी संवत का शुरू किया। विक्रमी संवत, यह संवत पहले मालव व कृत संवत के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बदला था विक्रम अपने नाम पर। मालव व कृत संवत के नाम से ये जानी जाती थी। उन्होंने उत्तर भारत पर अपना शासन व्यवस्थित किया। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया और उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। राजा विक्रमादित्य नाम विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिसका अर्थ पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी है। उन्हें विक्रम या विक्रमार्क, विक्रम प्लस अर्क भी कहा जाता है। संस्कृत में अर्क का अर्थ है सूर्य। विक्रमादित्य की उपाधि भारतीय इतिहास में बाद के कई अन्य राजाओं ने प्राप्त की थी, जिनमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे, उल्लेखनीय हैं। विक्रमादित्य का इतिहास बताएंगे आपको। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मालवा पे राजा गर्दभील का शासन था। भविष्य पुराण के अनुसार गंधर्व सेन के पिता देवराज इंद्र थे। उनके सेनापति का नाम वीरभद्र और मंत्री का नाम विष्णुदत्त था। गंधर्व सेन की पत्नी का नाम वीरमती था। उनके 2 पुत्र हुए, भर्तरी और विक्रमसेन। उस वक्त मालवा एक स्वतंत्र राज्य था। कुछ वर्षों पश्चात शकों के राजा नहपान ने मालवा पर आक्रमण कर दिया, उस पर अधिकार कर दिया। युद्ध में उनके पिता राजा गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई, लेकिन मंत्री विष्णुदत्त, रानी वीरवती
और दोनों राजकुमार वहाँ से बचकर निकल गए। शकों के मालवा में 20 वर्ष राज करने के बाद विक्रमसेन ने शकों को हराकर मालवा को शकों से मुक्त कराया। विक्रमसेन ने धीरे धीरे शकों को भारत से खदेड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के कई राज्यों से सहायता मांगी और एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अंततः उन्होंने शकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत कर दी। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न भी थे और 9 रत्नों की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी। उन 9 रत्नों के नाम मैं आपको बताऊंगा। पहला धन्वंतरी, दूसरा शापनक, तीसरा अमरसिम्हा, चौथा शंकु, पांचवा वेताल भट्ट, छठा घटकरपारा और सातवां कालिदास, आठवां वराह मिहिर और 9वां वररुचि। ये 9 रत्न थे। कालिदास ने सम्राट विक्रमादित्य का उल्लेख किया है ज्योतिर्विद भरणम की एक पुस्तक में किए। ज्योतिर्विद भरणम की एक कालिदास जी ने पुस्तक लिखी थी। इसकी रचना उन्होंने 33 ईस्वी पूर्व में की थी। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कवियों और पंडितों की सूची देते हैं। पहला शंकु, दूसरा वररुचि, तीसरा मणि, चौथा अंगुदत्त, पांचवा विष्णु, छठा त्रिलोचन, सातवां हरि, आठवां घटकरपारा, 9वां अमरसिंह, 10वां सत्याचार्य, 11वां वराह मिहिर, 12वां श्रुतसेन, 13वां बादरायण, 14वां मनिथ, 15वां कुमार सिम्हा और ज्योतिषी और 16वां स्वयं कालिदास और अन्य श्लोक 22, 8, 9 में। श्री कृष्ण मिश्रा ने अपनी पुस्तक ज्योतिष फल रत्नमाला ज्योतिष पर एक पुस्तक 1400 ईस्वी में अपने राजा को इस प्रकार श्रद्धांजलि दी। वह विक्रमार्क सम्राट मानुष की तरह प्रसिद्ध, जिसने 17 वर्षों तक मेरी और मेरे संबंधों की रक्षा की, मुझे 1 करोड़ सोने के सिक्के दिए, जो सफलता और समृद्धि के साथ हमेशा के लिए फलते फूलते हैं। ज्योतिष फल रत्नमाला का श्लोक 10वां। कश्मीर का इतिहास बताते हैं। जब कश्मीर के राजाओं की सूची में 82वें राजा हिरण्य की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी को छोड़े हुई थी, तो कश्मीर में मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने अपने अधिपति महाराज विक्रमादित्य को एक संदेश भेजा और उनसे प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया। एक शासक ने फिर दरबार के एक विद्वान कवि मातृगुप्त के प्रति अपने पक्ष में महाराजा विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को 1400 के नाम से प्रसिद्ध थे, उल्लेखनीय थे। विक्रमादित्य का इतिहास बताएंगे आपको। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मालवा पे राजा गर्दभेल का शासन था। भविष्य पुराण के अनुसार गंधर्व सेन के पिता देवराज इंद्र थे। उनके सेनापति का नाम वीरभद्र और मंत्री का नाम विष्णुदत्त था। गंधर्व सेन की पत्नी का नाम वीरमती था। उनके 2 पुत्र हुए, भर्तरी और विक्रमसेन। उस वक्त मालवा एक स्वतंत्र राज्य था। कुछ वर्षों पश्चात शकों के राजा नहपान ने मालवा पर आक्रमण कर दिया, उस पर अधिकार कर लिया। युद्ध में उनके पिता राजा गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई, लेकिन मंत्री विष्णुदत्त, रानी वीरवती और दोनों राजकुमार वहां से बचकर निकल गए। शकों के मालवा में 20 वर्ष राज करने के बाद विक्रमसेन ने शकों को हराकर मालवा को शकों से मुक्त कराया। विक्रमसेन ने धीरे धीरे शकों को भारत से खदेड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के कई राज्यों से सहायता मांगी और एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अंततः उन्होंने शकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत कर दी। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न भी थे और 9 रत्नों की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी। उन 9 रत्नों के नाम मैं आपको बताऊंगा।
पहला धन्वंतरी, दूसरा शापनक, तीसरा अमरसिम्हा, चौथा शंकु, पांचवा वेताल भट्ट, छठा घटकृपारा और सातवां कालिदास, आठवां वराह मिहिर और नौवां वररुचि। ये 9 रत्न थे। कालिदास ने सम्राट विक्रमादित्य का उल्लेख किया है ज्योतिर्विद भरणम की एक पुस्तक में किए। ज्योतिर्विद भरणम की एक कालिदास जी ने पुस्तक लिखी थी। इसकी रचना उन्होंने 33 ईस्वी पूर्व में की थी। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कवियों और पंडितों की सूची देते हैं। पहला शंकु, दूसरा वररुचि, तीसरा मणि, चौथा अंगुदत्त, पांचवा विष्णु, छठा त्रिलोचन, सातवां हरि, आठवां घटकृपारा, नौवां अमरसिंह, 10वां सत्याचार्य, 11वां वराह मिहिर, 12वां श्रुतसेन, 13वां बादरायण, 14वां मनिथ, 15वां कुमार सिम्हा और ज्योतिषी, और 16वां स्वयं कालिदास और अन्य श्लोक 22, 8, 9 में है। श्री कृष्ण मिश्रा ने अपनी पुस्तक ज्योतिष फल रत्नमाला ज्योतिष पर एक पुस्तक 1400 ईस्वी में अपने राजा को इस प्रकार श्रद्धांजलि दी। वह विक्रमार्क सम्राट मानुस की तरह प्रसिद्ध, जिसने 17 वर्षों तक मेरी और मेरे संबंधों की रक्षा की, मुझे 1 करोड़ सोने के सिक्के दिए, जो सफलता और समृद्धि के साथ हमेशा के लिए फलते फूलते हैं। ज्योतिष फल रत्नमाला का श्लोक 10वां। कश्मीर का इतिहास बताते हैं। जब कश्मीर के राजाओं की सूची में 82वें राजा हिरण्य की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी को छोड़े हुई थी, तो कश्मीर में मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने अपने अधिपति महाराज विक्रमादित्य को एक संदेश भेजा और उनसे प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया। एक शासक ने फिर दरबार के एक विद्वान कवि मात्रगुप्त के प्रति अपने पक्ष में महाराजा विक्रमादित्य ने मात्रगुप्त को 1400 CE में अपने जागीरदार राज्य कश्मीर के संप्रभुता के साथ स्थापित किया। कल्याण द्वारा लिखित राज तरंगिणी, तीसरी तरंग। मालवा ज्वालामुखी के उद्गर से बना पश्चिमी भारत का एक अंचल है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से गठित यह क्षेत्र प्राचीन काल से एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा है। मालवा का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी शाखाओं द्वारा संचित है। पश्चिमी भाग माही नदी द्वारा संचित है। यद्यपि इसकी राजनीतिक सीमाएं समय समय पर थोड़ी परिवर्तित होती रही, तथापि इस क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट सभ्यता, संस्कृति एवं भाषा का विकास हुआ है। मालवा के अधिकांश भाग का गठन जिस पठार द्वारा हुआ है, उसका नाम भी इसी अंचल के नाम से मालवा का पठार है। इसे प्राचीन काल में मालवा या मालव के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रांत के पश्चिम भाग में स्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 496 मीटर है। संस्कृत की सर्वाधिक लोकप्रिय 2 कथाएं श्रृंखलाएं हैं। बेताल पंचविंशति या बेताल 25, पिशाच की 25 कहानियाँ हैं, और सिंहासन द्वात्रिशिका सिंहासन की 32 कहानियाँ, जो सिंहासन 32 के नाम से भी विख्यात है। इन दोनों के संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में कई रूपांतर मिले। बेताल 25 में पिशाच बेताल की कहानियों में बेताल 25 कहानियाँ सुनाता है, जिसमें राजा बेताल को बंदी बनाना चाहता है और वह राजा को उलझन पैदा करने वाली कहानियाँ सुनाता है, और उनका अंत राजा के समक्ष एक प्रश्न रखते हुए करता है। वस्तुतः पहले एक साधु राजा से विनती करते हैं कि वे बेताल से बिना कोई शब्द बोले
उसे उनके पास ले आए, नहीं तो बेताल उड़कर वापस अपनी जगह चला जाएगा। राजा केवल उस स्थिति में ही चुप रह सकते थे जब वे उत्तर न जानते हों, अन्यथा राजा का सिर फट जाता। दुर्भाग्यवश राजा को पता चलता है कि वे उसके सारे सवालों का जवाब जानते हैं, इसलिए विक्रमादित्य को उलझन में डालने वाले अंतिम सवाल तक बेताल को पकड़ने और फिर उसके छूट जाने का सिलसिला 24 बार चलता है। इन कहानियों का एक रूपांतरण कथा सरित सागर में देखा जा सकता है। शनि, विक्रम और शनि। शनि से संबंधित विक्रमादित्य की कहानी को अक्सर कर्नाटक राज्य के यक्षगान में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी के अनुसार विक्रम नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे थे और प्रतिदिन एक ग्रह पर वाद विवाद चल रहा था। अंतिम दिन की बहस शनि के बारे में थी। ब्राह्मण ने शनि की शक्तियों सहित उनकी मान्यता और पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखने में उनकी भूमिका की व्याख्या की। समारोह में ब्राह्मण ने यह भी कहा कि विक्रम की जन्म कुंडली के अनुसार उनके 12वें घर में शनि का प्रवेश है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। लेकिन विक्रम संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि को महज लोक कंटक के रूप में देखा। उन्होंने उनके पिता सूर्य, गुरु बृहस्पति को कष्ट दिया था, इसलिए विक्रम ने कहा कि वे शनि को पूजा के योग्य मानने के लिए तैयार नहीं है। विक्रम को अपनी शक्तियों पर विशेष रूप से अपनी देवी माँ का कृपा पात्र होने पर बहुत गर्व था। जब उन्होंने नवरात्रि समारोह की सभा के सामने शनि की पूजा को अस्वीकृत कर दिया तो शनि भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने विक्रम को चुनौती दी कि वे विक्रम को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य कर देंगे। जैसे ही शनि आकाश में अंतर्ध्यान हो गए, विक्रम ने कहा कि यह उनकी खुशकिस्मती है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उनके पास सबका आशीर्वाद है। विक्रम ने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः ब्राह्मण ने उनकी कुंडली के बारे में जो बताया था वह सच हो, लेकिन वे शनि की मान्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। विक्रम ने निश्चयपूर्वक कहा कि जो कुछ होना है वह होकर रहेगा और जो कुछ नहीं होना है वह नहीं होगा। उन्हें कहा कि वे शनि की चुनौती को स्वीकार करते हैं। एक दिन एक घोड़े बेचने वाला उनके महल में आया और कहा कि विक्रम के राज्य में उसका घोड़ा खरीदने वाला कोई नहीं। घोड़े में अद्भुत विशेषताएं थी, जो एक छलांग में आसमान पर तो दूसरे में धरती पर पहुंचता था। इस प्रकार कोई भी धरती पर उड़ या सवारी कर सकता है। विक्रम को उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि घोड़े की कीमत चुकाने से पहले वे सवारी करके देखेंगे। विक्रेता इसके लिए मान गया और विक्रम घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ाया। विक्रेता के कहे अनुसार घोड़ा उन्हें आसमान में ले गया। दूसरी छलांग में घोड़े को धरती पर आना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने विक्रम को कुछ दूर चलाया और जंगल में फेंक दिया। विक्रम घायल हो गए और वापसी का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह सब उनका नसीब है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वे घोड़े के विक्रेता के रूप में शनि को पहचानने में असफल रहे। जब वे जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, डाकुओं के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उनके सारे गहने लूट लिए और उन्हें खूब पीटा। विक्रम तब भी हालत से विचलित हुए बिना कहने लगे कि डाकुओं ने सिर्फ उनका मुकुट ही तो लिया है, उनका सिर तो नहीं। चलते चलते वे पानी के लिए एक नदी के किनारे पहुंचे। जमीन की फिसलन ने उन्हें पानी में पहुंचाया और तेज बहाव ने उन्हें काफ़ी दूर घसीटा। किसी तरह धीरे धीरे विक्रम एक नगर पहुंचे और भूखे ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे विक्रम बैठे हुए थे, ठीक उसके सामने एक कंजूस दुकानदार की दुकान थी। तो मित्रों, जिस दिन विक्रम उस पेड़ के नीचे बैठे थे, उस दिन से दुकान में बिक्री बहुत बढ़ गई। लालच में दुकानदार ने सोचा कि दुकान के बाहर इस व्यक्ति के होने से इतनी अधिक पैसों की कमाई होती है, और उसने विक्रम को घर पर आमंत्रित करने और भोजन देने का निर्णय ले लिया। बिक्री में लंबे समय तक वृद्धि की आशा में उसने अपनी पुत्री को विक्रम के साथ शादी करने के लिए कहा। भोजन के बाद जब विक्रम कमरे में सो रहे थे,
तब पुत्री ने कमरे में प्रवेश किया। वह बिस्तर के पास विक्रम के जागने की प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे उसे भी नींद आने लगी। उसने अपने गहने उतार दिए और उन्हें एक बतख के चित्र के साथ लगी कील पर लटका दिया। वह सो गई। जागने पर विक्रम ने देखा कि चित्र का बतख उसके गहने निगल रहा है। जब वे अपने द्वार देखे गए दृश्य को याद कर ही रहे थे कि दुकानदार की पुत्री जग गई और देखती है कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने पिता को बुलाया और कहा कि वह चोर है। विक्रम को वहाँ के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने निर्णय लिया कि विक्रम के हाथ और पैर काटकर उन्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। जब विक्रम रेगिस्तान में चलने में असमर्थ और खून से लथपथ हो गए, तभी उज्जैन में अपने मायके से ससुराल लौट रही एक महिला ने उन्हें देखा और पहचान लिया। उसने उनकी हालत के बारे में पूछताछ की और बताया कि उज्जैन वासी उनकी घुड़सवारी के बाद गायब हो जाने से काफ़ी चिंतित है। वह अपने ससुराल वालों से उन्हें अपने घर में जगह देने का अनुरोध करती है और वे उन्हें अपने घर में रख लेते हैं। उसके परिवार वाले श्रमिक वर्ग के थे। विक्रम उनसे कुछ काम मांगते हैं। वे कहते हैं कि वे खेतों में निगरानी करेंगे और आँख लगाएंगे ताकि बैल अनाज को अलग करते हुए चक्कर लगाएं। वे हमेशा के लिए केवल मेहमान बनकर ही नहीं रहना चाहते। एक शाम जब विक्रम काम कर रहे थे, हवा से मोमबत्ती बुझ जाती है। वे दीपक राग गाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। इससे सारे नगर की मोमबत्तियां जल उठती हैं। नगर की राजकुमार ने प्रतिज्ञा की कि वे ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगी जो दीपक राग गाकर मोमबत्ती जला सकेगा। वह संगीत के स्रोत के रूप में उस विकलांग आदमी को देखकर चकित हो जाती है, लेकिन फिर भी उसी से शादी करने का फैसला करती है। राजा जब विक्रम को देखते हैं तो याद करके आग बबूला हो जाते हैं। पहले उनको चोरी का आरोप था और अब वह उनकी बेटी से विवाह के प्रयास में है। वे विक्रम का सिर काटने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं। उस समय विक्रम अनुभव करते हैं कि उनके साथ ये सब शनि की शक्तियों के कारण ही हो रहा है। अपनी मौत से पहले वे शनि से प्रार्थना करते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सहमति जताते हैं कि उनमें अपनी हैसियत की वजह से काफ़ी घमंड था। शनि प्रकट होते हैं और उन्हें उनके गहने, हाथ पैर और सब कुछ वापस लौटाते हैं। विक्रम शनि से अनुरोध करते हैं कि जैसी पीड़ा उन्होंने सही है वैसी पीड़ा सामान्य जन को ना दे। वे कहते हैं कि उन जैसा मजबूत इंसान भले ही पीड़ा सह ले, पर सामान्य लोग सहन करने में सक्षम नहीं होंगे। शनि उनकी बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि वे ऐसा कतई नहीं करेंगे। राजा अपने सम्राट को पहचान कर उनके समक्ष समर्पण करते हैं और अपने पुत्र की शादी उनसे कराने के लिए सहमत हो जाते हैं। उसी समय दुकानदार दौड़कर महल पहुंचता है और कहता है कि बतख ने अपने मुंह से गहने वापस उगल लिए। वह भी राजा को अपनी बेटी सौंपता है। विक्रम उज्जैन से लौट आते हैं और शनि के आशीर्वाद से महान सम्राट के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। तो मित्रों, ये थी विक्रमादित्य की जीवन गाथा। विक्रमादित्य के साथ शनि ने कैसा किया, विक्रमादित्य का अहंकार चूर हुआ। विक्रमादित्य ने लंबे समय तक राज्य किया, उज्जैन के ऊपर अपनी राजधानी बनाए रखी और अपने जो राज्य था उसमें वो एक न्यायपूर्वक राजा था। विक्रमादित्य के समान कहते हैं कि कोई भी राजा न्याय करने वाला नहीं था। वो एक बहुत बड़ा न्यायपूर्ण राजा हुआ था। और इसी प्रकार विक्रमी संवत का जो निर्माण किया उन्होंने। ये थी राजा विक्रमादित्य की कहानी। आपको कैसी लगी? अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कमेंट में जय श्री राम, जय शनिदेव जरूर लिखना मित्रों।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और हमेशा न्यायपूर्वक। इस कहानी में यही लिखा है, ये बताया गया है कि आप एक न्याय करने वाले व्यक्ति बने, किसी के साथ अन्याय न होने दें। अगर अन्याय हो रहा है तो आपको उठना होगा। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव।